चलो, अब एक बार फटाफट इधर से आ जाइए, फटाफट सब इधर देखो, सब इधर देखो, सब इधर देखो, जल्दी से। हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? ये छोड़ दो, हमारे क्या क्या जब इसकी बात करो। हमने कहा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में क्यों आए, मैं इसकी चर्चा आपके साथ में यहाँ से करना शुरू करूंगा। एएस क्यों आए थे? हमने कहा था कि जब इंडस्ट्री में सरकार को कंपैरिजन करना होता है तो हम कैसे करेंगे, हमको पता ही नहीं है, सरकार कंपैरिजन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय एयरटेल यानी एक सेम इंडस्ट्री में से एक दूसरी कंपनी का सीए जैसा उसका मैनेजमेंट है वैसे काम करने के लिए बोलेगा, और जैसा यहाँ पर मैनेजमेंट बोलेगा ऐसे काम करने के लिए बोलेगा। तो कंपैरिजन के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए मुझे एक रूपता लानी पड़ेगी दोनों को कंपेयर करने के लिए। दोनों के स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, दोनों के प्रिंसिपल सेम होने चाहिए, तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। इसलिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी लाना, हार्मोनाइज सिस्टम लाना, इसके लिए जो प्रिंसिपल लाए गए उन प्रिंसिपल को नाम दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसलिए सरकार यहाँ पर इंस्टीट्यूट यानी गवर्नमेंट की बात करूंगा, गवर्नमेंट ने क्या लिया, इंस्टीट्यूट क्या नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सरकार कैसे फॉलो करेगी? तो सरकार किसके पास में आई? वो इंस्टीट्यूट के पास में आई, और उन्होंने इंस्टीट्यूट से कहा हे आईसीआई, हे आईसीआई तुम क्या निकालो, तुम इंस्टीट्यूट के कुछ प्रिंसिपल्स निकालो जो तुम्हारे मेंबर जहां जहां पे काम कर रहे होंगे वो फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल थी या मैंडेटरी थी? किसको फॉलो करना? हमारे मेंबर को फॉलो करना। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। हमने कहा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कि आईसीआई ने इश्यू करा था। किसके कंसल्टेशन के साथ? एमसी और एनएफआरए के साथ, जो आपके मित्र हैं। और क्या कवर करा था? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इसकी बात करते हुए चलता है। यानी एएस क्या काम करता है, रिटन डॉक्यूमेंट क्या काम करता है, रिकॉग्निशन की बात करेगा। ये क्या बताएगा आपको? ये प्रिंसिपल क्या बताएंगे? ये प्रिंसिपल रिकॉग्निशन करना बताएगा, मेजरमेंट करना बताएगा, डिस्क्लोजर करना बताएगा और प्रेजेंटेशन बताते हुए चलेगा। तो क्रक्स क्या निकाला? क्रक्स आपने निकाला एएस आर इशूड बाय आईसीआई इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। दीज एएस आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड बाय द मेंबर ऑफ आईसीएआई। ये आपने पढ़ा। इसके बाद आपने क्या कहा कि एएस क्या करे, किस चीज को प्रमोट करे? यूजफुलनेस। किसके लिए? किसके लिए? स्टेक होल्डर के लिए, कंज्यूमर के लिए, लेंडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। यानी इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एएस अगर फॉलो कर रही कंपनी तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कुछ बेनिफिट्स क्या होता है सर। एएस इशू कंपनी ने कर तो दिए, एएस सॉरी एएस आईसीआई ने इशू तो कर दिए, कंपनी फॉलो तो कर रही है, बट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट हमने कहा स्टैंडर्डाइज ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके आए। यानी कि अभी तक हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव तरीके थे वो एलिमिनेट हो गए, जो वेरिएशन था। अगर एक पॉलिसी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फॉलो करूं, तो इन्होंने क्या किया, हर आइटम का स्पेसिफिक एएस बना दिया। हर आइटम का स्पेसिफिक एएस बना दिया, मतलब बोरिंग कॉस्ट, अच्छा इसका ट्रीटमेंट ये होगा, अच्छा इन्वेंट्री इसका ट्रीटमेंट ये होगा, अच्छा फिक्स एसेट इसका ट्रीटमेंट होगा। तो हर एक स्पेसिफिक आइटम या इवेंट या ट्रांजैक्शन का अपना एएस बना दिया। तो जो वेरिएशन के लिए कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन आपका यहाँ पर खत्म होते हुए चलता है। एग्जांपल में आपने देखा था इन्वेंट्री, बोरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट। फिर आपने कहा था और क्या बेनिफिट होता है? मैंने कहा रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी लॉ में के अंदर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पर एएस बीच में टांग अड़ाता है। एएस ऐसे की तैसे लॉ की, लॉ में नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एएस कहता है कि हम तुमसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे, हम तुमसे डिस्क्लोजर मांगते हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि लॉ के अंदर कुछ नहीं लिखा है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन कुछ नहीं था, लेकिन मेरा एएस बीच में कूदेगा और वो आपसे मैंडेटरी डिस्क्लोजर की बात करेगा, ताकि 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 जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तीसरा फायदा क्या था आपका? कंपैरेबिलिटी होती। कंपैरेबिलिटी तो यही तो जड़ थी, यही तो बुनियाद थी जिसकी वजह से मेरा एएस आया था। तो कंपैरेबिलिटी आप कहां कर सकते हैं? इंट्रा फर्म, इंटर फर्म दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने कहा था सर प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ एएस क्या होता है, एएस कैसे बनाते हैं? तो हमने कहा था आईसीएआई, उसके अंदर एक बोर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड में कौन कौन होता है? इसमें हमारे काउंसिल के मेंबर होते हैं, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव, सेबी के रिप्रेजेंटेटिव, एशोम जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स था उसके मेंबर, या एमसी और एनएफआरए के लोग बैठे होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में ये आइडेंटिफाई करेंगे एरिया, बताओ कहां कहां घटना हो, क्या क्या जरूरत है, कहां कहां कौन कौन से वो एरिया है जहां पर एएस की रिक्वायरमेंट है। फिर उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद कंसल्टेशन करेंगे अपने स्टडी ग्रुप मतलब कि एनएफआरए के साथ में या एमसीए के साथ में। फिर स्टेप 3 में प्रिपेयर करेंगे ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट करेंगे जो मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री या एशोम और एनएफआरए के, क्या क्या नाम है आपके, सेबी और ये रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव। स्टेप 4 में क्या करेंगे? इनके व्यूज आप इनकॉर्पोरेट करोगे, जो इन्होंने व्यूज दिए, अपने व्यूज दिए इन लोगों ने, उसको हम उस ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद हम फाइनल करेंगे एक ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट को बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट को हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे आईसीआई के फाइनल, और अपने मेंबर्स को मेल करेंगे, बताओ बताओ आप क्या कहना चाहते हो, पब्लिक कमेंट लाइए, और मेंबर के लिए पब्लिक कमेंट के लिए ओपन कर देंगे। अब मेंबर के कमेंट आएंगे तो स्टेप 4 में क्या करेंगे? पब्लिक कमेंट रिसीव करेंगे और एक्सपोजर ड्राफ्ट में कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना होगा तो मॉडिफाई कर देंगे अकॉर्डिंगली। और मॉडिफाई करने के बाद फाइनल यहाँ पर आपका फाइनल ड्राफ्ट यानी मॉडिफिकेशन के बाद में आपका एएस यहाँ पर स्टेप नंबर 8 में इशू हो जाएगा, और जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा उस दिन से जिस दिन से ऑफिशियल गजेट ऑफ आईसीआई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आज तक की तारीख तक हमने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करके आईसीएआई ने अभी तक के 1 से लेकर 29 यानी 30 से 31 रिकमेंडेटरी नेचर के थे। जिस दिन इंडिया 32 107 109 आए थे वो डिलीट हो गए थे। ठीक है, वैसे अगर आप बात करो 1 से लेकर 29 तक आप एएस देखते हैं, जिसमें से 6 और 8 मेरा डिलीट हो चुका था। 6 होता था डेप्रेशन का और 8 था आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये 6 डिलीट होकर कहां चला गया? ये 6 डिलीट होकर एएस 10 के अंदर मर्ज हो गया और ये 8 डिलीट होकर एएस 26 के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है जी, यस सर यस सर यस सर। इसके बाद आईसीएआई ने कुछ कैटेगरी बना रखी थी, किसके बेसिस पे? उसने कहा डिस्क्लोजर के बेसिस पे। तो डिस्क्लोजर के बेसिस पे कौन कौन से एएस थे आपके? ये एएस थे 1 3 17 18 20 24 25। और एसेट बेस में कौन कौन था? 2 10 13 16 19 26 28। लाइबिलिटी बेस में एएस 15 एएस 29। फाइनेंशियल एसेट सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे 4 5 यानी इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अरे रे रुक जा, आइटम हैविंग इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर मेरे पास कौन कौन सा है? इसके ऊपर मेरा एएस 4 है, 5 है, 11 और 22 है आपको। ठीक है, रेवेन्यू के बेस में 7 और 9 की बात करते हैं, कंसोलिडेशन में 21 23 और 27 और अदर एएस में 12 और 14 आपका बसते हुए चलेगा। फिर नीड ऑफ कन्वर्जन टुवर्ड ग्लोबल, हम ग्लोबली क्यों जा रहे थे? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा देखो भैया हमारा मेंबर पढ़ लिख के इंडिया से पढ़ के एएस पास होकर सीए बन गया, चला गया विदेश में नौकरी करने। अब जब विदेश में गए यूके में, वहां तो आईएफआरएस चल रहा है, वहां के तो अपने स्टैंडर्ड है, तो फिर उसके क्या वो पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे थे। इसलिए हमें भी अपने स्टैंडर्ड को ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, जैसे ग्लोबली चल रहा था इंटरनेशनली, वैसे बनाने की जरूरत थी। तो पहला तो कारण ये था। तो क्या क्या कारण थे? रेजिंग फंड फ्रॉम अदर यानी इंटरनेशनल मार्केट। भाई दूसरा हमको क्यों पैसा देगा? जब मैं अपनी बैलेंस शीट उसको दिखाता हूँ, उसको समझ में ही नहीं आता इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ और होता है, उसके देश में कुछ और होता था। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी नहीं हो पा रही। मान लो कोई इंडिया की कंपनी ब्लिंकिट, अब मैं ब्लिंकिट को कंपेयर करना चाहता हूँ आपके अमेजोन के साथ, अमेजोन यूएस के स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, मेरी ब्लिंकिट इंडिया के स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, बड़ी दिक्कत है। ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, विदेशी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करे? जैसे वो मेरी बैलेंस शीट देखता है, उसको समझ में ही नहीं आता इनके इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं, कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे लोग फेयर वैल्यू चेंज निकालते हैं। तो अलग अलग दिक्कतें थी, इस दिक्कतों की वजह से हमको ग्लोबली जाना पड़ा था। जब हम ग्लोबली जाने की बात करते हैं तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक्चर में आते थे। जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक्चर में आए तो हम यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए सर? मैं आपको ले गया फाइनल के नोट्स के अंदर, मैं आपको ले गया फाइनल के नोट्स के अंदर। ठीक है, और जब मैं फाइनल के नोट्स के अंदर ले गया तो मैंने कहा था ये था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हुआ क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग 1973 में जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूएसए के साथ मिलके इन्होंने यानी जो भी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर नाम लिखे होंगे, मैंने आपको बता रखा था, इन्होंने क्या किया, कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। अब इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? हार्मोनाइज सिस्टम, यानी कि इनका पर्पस था कि हम ऐसे स्टैंडर्ड बना के ले जाएंगे जिनको दुनिया में सब लोग अकाउंटिंग प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। 1989 में, अभी 73 में पैदा हुए, 10-12 साल काम करते हुए चलते गए, बाद में इन्होंने क्या किया, ये चले गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। जैसे कि इंडिया के अंदर सेबी होता है, वैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को रेगुलेट करने वाला कौन है? आईओस्को है। इसने क्या किया, इसने भी कहा ठीक है आपके जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनेशनली हम इसको रिकमेंड करेंगे। तो इंटरनेशनली इसने भी रिकमेंड किया दूसरी कंट्रीज को कि भैया आप भी आईएफआरएस मतलब कि सॉरी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चलिए। सन 2000 तक करते करते इन्होंने कितने, इस कमेटी ने, इस कमेटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने सन 2000 तक कितने स्टैंडर्ड इशू कर दिए थे? 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने इशू कर दिए थे। अब क्योंकि इनको वर्ल्ड वाइड जाना था, पूरी दुनिया में इनको अपना परचम फहराना था, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं अब कमेटी से काम नहीं होगा। अब इन्होंने कमेटी का गठन किया, मतलब पुनर्गठन किया, मतलब क्या बोलते हैं, रिफॉर्मुलेट किया और रिफॉर्म करके उसको क्या नाम दिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दिया, जो कि किस ट्रस्ट के अंदर काम करेगा, किस फाउंडेशन के अंदर काम करेगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी कि आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही काम करेगा। लिखा कहाँ है भाई? लिखा, ये लिखा है सर। ठीक है, यस सर। अब IASB वर्क अंडर द न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेशन नोन एज IFRS फाउंडेशन। और इस IFRS फाउंडेशन में क्या हुआ, जो अब एक बोर्ड है ना, बोर्ड यानी सन 2000 के बाद बोर्ड स्टैंडर्ड इशू करेगा, तो बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड इशू करा उसको नाम दे दिया IFRS सीरीज। अभी तक कमेटी थी, तो कमेटी ने जो स्टैंडर्ड इशू करा था उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 41, 1 से लेके 41। अब कौन इशू कर रहा है? अब बोर्ड इशू कर रहा है। बोर्ड ने जो इशू करा उसको नाम क्या दिया? IFRS सीरीज दिया, IFRS सीरीज दिया। ठीक है, उसके बाद 2000 में क्या हुआ था, इन्होंने एक रेगुलेशन पास किया यूरोपियन पार्लियामेंट में कि आईएफआरएस को वर्ल्ड में हम पूरे हर कंट्री से फैलाना चाहते हैं। उसके बाद यूएस गैप को साथ अपना मर्जर किया, यूएस गैप ने मर्ज करके, तो इन्होंने जब इंडिया एशिया के अंदर लोग आना चाह रहे थे, तो इन्होंने कौन सा रूट अपनाया? यूरोपियन कंट्रीज ने डायरेक्टली इंडिया में नहीं आए, इन्होंने रूट अपनाया था यूएस का, नहीं यूनेस्को, नहीं यूनाइटेड नेशन का। अब यूनाइटेड नेशन में इंडिया भी मेंबर था,
तो G20 समिट में यूनाइटेड नेशन ने इंडिया से बोला कि भैया तू भी अपने यहाँ पे अप्लाई कर, तो इंडिया ने कहा ठीक है हम अप्लाई तो करेंगे, बट हम एज इट इज नहीं करेंगे, हम इस स्टैंडर्ड्स को अपनी कंट्री के साथ देखेंगे, अपनी इकोनॉमी के साथ देखेंगे और कन्वर्ट करके, स्लाइड कन्वर्जन करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम अपने यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे। तो इंडिया ने कमिटमेंट करी थी कि 1/4/2011 से अप्लाई करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो 2014 में फिर चेंज हुआ, गवर्नमेंट बदली और अरुण जेटली जी ने कहा बाद में पार्लियामेंट में कि ठीक है हम अपने यहाँ पे IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करेंगे, लेकिन हम कन्वर्स करके करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंड AS, नाम देंगे इंड AS। तो हमने क्या किया, 16 फरवरी 2015 से लेके MC ने नोटिफाई करे 39 इंड AS। अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो IAS वाले का सीरीज थी ना, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी ने इशू कर रखे थे और जो बोर्ड ने इशू कर रखे थे IFRS सीरीज, हमने उन दोनों को कन्वर्स किया और दोनों का नाम दे दिया इंड AS सीरीज। अब देखो दिक्कत कहां पे आई, जो क्योंकि कमेटी ने 1 से लेके 41 इशू कर रखा था और इसने 1 से लेकर 17 इशू कर रखे IFRS 1 to 17 और IAS 1 to 41। हमने क्या किया, हमने जो IAS सीरीज थी इसको तो एज इट इज रखा 1 से लेकर 41, इंड AS 1 से 41, जो IFRS सीरीज थी इसको नंबर दे दिया 101 से लेकर 117, इसको नंबर दे दिया 101, यानी IFRS सीरीज को हमने इंड AS 101 की सीरीज बोल दिया। ठीक है, यस सर, ठीक है। फिर जो इंड AS इंडिया में अप्लाई हुए थे, मैंने कहा था फेज वाइज हुए थे। पहला फेज आपका यहाँ पर आया था 1/4/16 से, तो 1/4/16 से का मतलब 31 मार्च 17 को पहला बैलेंस शीट आपका बन रहा होगा। इन किसके ऊपर एप्लीकेबल था, ये आपके लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल था और जो कंपनी जिनका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ऊपर था और इनकी होल्डिंग्स। फेज 2 आपका 1/4/17 से एप्लीकेबल था, जो ये सेम लिस्टेड था हमेशा हमेशा, और जिसका 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ था। उसके बाद नेटवर्थ का कैलकुलेशन आपको कुछ ऐसे हुआ था, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी या कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और ये निकालेंगे एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा था, रिवैल्यूएशन रिजर्व या अमेलगमेशन का जो रिजर्व आपने राइट बैक कर रखा था उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते थे। ठीक है, फिर बात हुई थी नेटवर्थ आप किस दिन का निकालेंगे, तो नेटवर्थ हम 31/3/2014 का लेंगे अगर उस दिन आप एग्जिस्ट करते, अगर एग्जिस्ट नहीं करते थे तो फर्स्ट ऑडिटेड बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बैलेंस शीट होगी आफ्टर दैट डेट। अगर आपका इनकॉर्पोरेशन ही 31/3/14 के बाद हुआ था तो जो भी आपकी फर्स्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके क्राइटेरिया के बेस पे हम करते हुए चलेंगे। फिर हमारे इंडिया से अप्लाई कहां पे थे, NBFC के ऊपर अप्लाई हो रहे थे। NBFC का सेम क्राइटेरिया था, वही 250 करोड़ से ऊपर वाला, लेकिन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई नहीं होते थे। तो हम यहाँ पे गए थे IFRS को सीखने के लिए। फिर हम वापस से अपने नोट्स में आए थे इंटरमीडिएट में। फिर हमने क्या पढ़ा था आपके साथ में, ये पढ़ा था मैंने आपके साथ में। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा था जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वाले जो स्टैंडर्ड थे IAS, वो 2000 तक, सन 2000 तक 1 से लेके 41 इशू हुए थे, हमने उनको कन्वर्ट कर दिया बाद में इंड AS 1 से लेके 41 तक। और जो IFRS सीरीज जो कि बोर्ड ने निकाला 2000 के बाद में IFRS सीरीज, उसको हमने नाम दे दिया 101 की सीरीज, तो इंड AS 101 से लेके 117 तक इनको हमने कन्वर्ट किया, नाम दिया इंड AS। देखो IAS को भी इंड AS बोल दिया, IFRS को भी इंड AS बोल दिया, इसको 1 से लेके 41 की सीरीज बोली, इसको 101 से लेके 117 जो कंटिन्यू भी हो रहा है उसकी सीरीज बोल दिया। फिर आया था सर कार्व आउट क्या होता है, कार्व इन क्या होता है। मान लो IAS और IFRS में कुछ लिखा है बट इंडिया में हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से उसको नहीं लाना चाहते हैं, तो मतलब हटा रहे हैं, तो कार्व आउट था, आउट कर दिया। इंडिया IFRS में और IAS में कुछ नहीं लिखा था बट मैं अपनी इकोनॉमी में अपने हिसाब से कुछ एडिशन करना चाहता हूं तो उसको कार्व इन बोल दिया। सर ये कार्व इन कार्व आउट का गेम क्यों चल रहा था, कुछ कारण हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस। जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब भाई मेरे हिंदुस्तान में प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ नहीं पाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख दूंगा लोग क्या समझेंगे, इसलिए हमने नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉम्प्रिहेंसिव को अलग नाम दिया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, ताकि लोग समझ सके। तो इंडियस में मैंने नाम चेंज कर दिया, तो टर्मिनोलॉजी का गैप आता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑप्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस का ऑप्शन रिमूव करने वाला कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा था ना तो कार्व आउट है ना कार्व इन है, इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, छोड़ को इग्नोर मारो। ठीक है, इसका इकोनॉमिक कंडीशन भाई हर यूरोपियन कंट्रीज ने जो IFRS या IAS बना रखे थे वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से बना रखे थे, हमारे देश की इकोनॉमी कुछ और ही बोलती है, मेरे को सूट नहीं कर रही है, तो मैं अपनी इकोनॉमी के हिसाब से ला रहा हूँ। ठीक, ये 3 कारण थे आपके जिसकी वजह से कार्व इन कार्व आउट होता था। फिर आपको लिस्ट ऑफ इंडियस मैंने फाउंडेशन में ही याद करा रखे थे, मैंने कहा इंटर में आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, अगर याद है अच्छी बात, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, पूरे इंडियस फाइनल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट रीड वंस, ये कहा था फाउंडेशन मैंने आपको अच्छे से याद करा रखे, मुझे पता है। फिर आपका आया था चैप्टर 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई थे, तो मैंने कहा था देखो 2 बातें आएंगी, कंपनी नॉन कंपनी, कंपनी नॉन कंपनी। कंपनी की बात करो, कंपनी की बात करो तो इंडियस, कंपनी की बात करो दिमाग में आना इंडियस। भाई इंडियस का मतलब क्या, ऑल लिस्टेड कंपनी इंडियस, 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्क इंडियस। अदर कंपनी, भाई अदर कंपनी के ऊपर तो जो बाकी कंपनी बची उनके ऊपर तो इंडिया अप्लाई नहीं हो रहा है, जिनके ऊपर इंडिया अप्लाई नहीं हो रहा है वो आज भी क्या अप्लाई करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, बात खत्म। ठीक है, यस सर, ठीक है। फिर बात आती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब जो कंपनी नहीं है,
उसको आपके इंस्टीट्यूट या उसको हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 4 लेवल में बांट दिया। 4 लेवल का मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 वाली जो एंटिटी है इनको सारे के सारे एएस फॉलो करने, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इनको भी सारे एएस फॉलो करने, बट इनके पास में कुछ पार्शियल एग्जम्पशन होती है डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन को लेकर। लेवल 1 का मतलब क्या होता है सर, लार्ज एंटिटी, बड़ी बड़ी। लेवल 2 का मतलब मीडियम वाली, लेवल 3 का मतलब स्मॉल, और लेवल 4 का मतलब माइक्रो वाली। ठीक है, क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा कौन लार्ज है, कौन मीडियम है, कौन स्मॉल है? तो लेवल 1 का मतलब कौन है, बड़ी बड़ी एंटिटी। मेरी बड़ी बड़ी एंटिटी कौन होती है, बड़ी बड़ी एंटिटी सर 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 वो होती हैं जिनकी सिक्योरिटी या तो लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इन इंडिया। दूसरा, ये बैंकिंग कंपनी है या ये कोई कोऑपरेटिव बैंक है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, या इनका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ऊपर का था इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी टर्नओवर का मतलब अदर इनकम, यानी अदर इनकम इंक्लूड नहीं है। और इनका कोई लोन या पब्लिक डिपॉजिट, लोन या पब्लिक, अरे रे इसको क्या हो गया, ठीक है, लोन या पब्लिक डिपॉजिट इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखें, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इनका होल्डिंग सब्सिडियरी किसी का भी हो, याद रखें इनमें से कोई भी कंडीशन, एनी वन और मोर, एनी वन, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो फिर ये लेवल 1 मानी जाएगी। ठीक है, यही मैंने आपको क्रक्स लिखा रखा था। लेवल 1 का मतलब क्या, लेवल 1 का मतलब लिस्टेड होनी चाहिए या लिस्टिंग के प्रोसेस में होनी चाहिए, 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, लोन 50 करोड़ से ऊपर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका कोई बैंकिंग इंश्योरेंस या इनका होल्डिंग सब्सिडियरी। लेवल 2 एंटिटी कौन थी, लेवल 2 एंटिटी जिनका टर्नओवर था 50 करोड़ से ऊपर था, जिनका लोन बोरिंग 10 करोड़ से ऊपर था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखें, लोन में पब्लिक डिपॉजिट शामिल हो जाएगा। लोन में पब्लिक डिपॉजिट, बेटा बोरिंग, रे गलती मत करना रे, यहां पर पब्लिक डिपॉजिट भी शामिल हो जाएगा। और ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कौन सी होनी चाहिए, रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होनी चाहिए, मतलब कि अदर इनकम इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगी। और इनका होल्डिंग सब्सिडी, क्रक्स क्या था, क्रक्स टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ऊपर, लोन आपका 10 करोड़ से ऊपर, इनका होल्डिंग सब्सिडी। लेवल 3 कौन थी, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, लोन 2 करोड़ से ऊपर था, और इनका होल्डिंग सब्सिडियरी, बस यही क्रक्स था। लेवल 4 था, जो 2 3 का 1 में 2 3 में कहीं पर 1 में कहीं पर नहीं, वो 4 आ गया। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हुई थी, 1 से लेकर 27 एएस है, टोटल 27 एएस आपके पास में 1 से लेकर 29 तक में। ठीक है, इसको जरा सही कर लो, 1 से लेकर 29 तक टोटल 27 एएस आपके पास में, बोलो ना हाँ हाँ सर हाँ। तो 29, अरे रे 1 से लेकर 29 टोटल आपके पास में 27 एएस है। ये 27 एएस कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसमें से जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 में तो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आपको पता है कुछ एप्लीकेबल होगा, कुछ जगह पे कुछ पार्शियल एग्जम्पशन होगा डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन को लेकर। तो क्या सर मैं यहाँ पे याद करूं कि इसके ऊपर ये लगता है, ये एएस यहाँ लगेगा, ये एएस लेवल 2 में लगेगा, ये ना ना ना। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे हर एक एएस की पहली लाइन में मैं आपको बता दूंगा कि ये एएस मैंडेटरी नेचर है, एक्सेप्ट पार्शियल एग्जम्पशन अवेलेबल टू लेवल 3, लेवल 2। तो जहां पर ऐसा होगा कि कहां पर लेवल 2 का एग्जामिशन है, कहां पर लेवल 3 का एग्जामिशन है, किस किस एएस के अंदर, मैं उस एएस का जब पूरा चैप्टर हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे बाद में, तो वहां पर आपको बता दूंगा। तो इसको हम यहां पर अभी कवर नहीं करेंगे, मैंने कहा था होल्ड करिए इसको, विल डिस्कस इन रिस्पेक्टिव एएस। इसके बाद एएस इन कंपनी कहां पर लगेगा, यानी वो कंपनी जिनके ऊपर इंडिया सप्लाई नहीं हो रहा, वो आज भी एएस अप्लाई करेंगे। फिर मैंने कहा था इंस्टीट्यूट ने आपको एक डेफिनेशन दे रखी थी स्मॉल एंड मीडियम साइज की, मैंने कहा था भाई रिवर्सल कर दो, लेवल 1 लेवल 1 क्या था सर, उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड थी, तो इसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं होंगी। सर वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी थी, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस नहीं होगी। सर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर था, इसका नहीं होगा। सर उसका लोन 50 करोड़ से ऊपर था, इसका नहीं होगा। सर उसकी होल्डिंग सब्सिडी, उसकी होल्डिंग सब्सिडी, बात खत्म, बात खत्म। तो ये हो गया आपका स्मॉल मीडियम साइज स्केल। तो बस इसी के साथ आपका बेसिक एएस का चैप्टर 1 या जो आपका कह सकते हैं लेक्चर 1 का ये रिवीजन भी साथ साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ हर चैप्टर के साथ में, हर क्यों 2.5 घंटे से आप बैठे हो, जब 2.5 घंटे से आप बैठे हो ना, तो आखिरी के 10 होता नहीं कि 3 घंटे की मैंने कथा सुनी, ठीक है, 3 श्रीमद् भगवत गीता की कथा चल रही थी, मैंने 3 घंटे की कथा सुनी। अब बेटे एक बात बताओ, 3 घंटे की कथा सुनने के बाद प्रसाद बट रहा था, प्रसाद लेके नहीं जाओगे तो कथा का कोई महत्व रह गया? द आंसर इज नो। 3 घंटे कथा सुनी सर, मैं प्रसाद ले नहीं गया तो कथा का कोई महत्व नहीं रह गया। वैसे ही 2.5 घंटे आपने क्लास करी और 10 मिनट का रिवीजन अगर आपने छोड़ दिया तो पूरे 2.5 घंटे की क्लास स्वाहा। ठीक है, तो रिवीजन कुछ नहीं है, रिवीजन कथा का प्रसाद है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे आप 10 मिनट के अंदर पूरा 2.5 घंटा रिवाइज करते हो ना, आपको लगता है यार आप सब रिकॉल हो रहा है, मजा आ रहा है, सब याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हर क्लास के बाद, हर लेक्चर के बाद हम आखिरी में 10 से 15 मिनट ऐसे रिवीजन करेंगे और पूरे 2.5 घंटे में अपने जो सार सीखा ना, सार, वो सार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना सब्र करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि आपका अकाउंट्स में कुछ मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।